वंदे मातरम। गणित के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन कक्षा 10 का जो गणित विषय है उसका जो प्रथम अध्याय दे रखा है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उसमें आपके जो दो प्रश्नावलियां दे रखी हैं, प्रश्नावली 1.1 1.2, उसमें से आपका प्रश्नावली 1.1 है वह जो है इस बिंदु से संबंधित है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। यानी इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अंक गणित जो है उसके आधारभूत प्रमेय क्या है। अपन जैसे अगर अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की बात करते हैं तो उसमें जैसे आपने गुणनखंड वगैरह किए होंगे कभी, कि जैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला होगा तो भी आपने क्या किया होगा, गुणनखंड किए होंगे। अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। तो यानी जैसे अपन बात करते हैं चार कोई संख्या दे रखी है, उसके अगर अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे है 2 है, सबसे पहले चेक करूंगा 2 से विभाजित होती है कि नहीं है, फिर अगर 2 से नहीं होती है फिर अगले से करना है। तो यानी 2 से विभाजित होती है कि नहीं होती, यहाँ हो जाना चाहिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और मैं वापस 2 से विभाजित करता हूँ 2 एकम 2, यानी मैं 4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2, या फिर आप लिख सकते हैं संख्या कितनी बार हो रही है, कितने अभाज्य हैं, यहाँ पर 1 और 2 है तो यानी 2 की पावर जो है मैं 2 के रूप में लिख सकता हूँ, यानी 2 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ। और कोई संख्या है जैसे कोई 16 कोई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो यानी आप लिख सकते हैं 2 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, लास्ट में देख लेना है 2 से विभाजित होती है, यानी सम है या विषम है, अगर सम है तो वह 2 से विभाजित जरूर होगी। अपन बात कर रहे हैं 2 से विभाजित होती है यानी कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। अगर मैं वापस 2 का भाग देता हूं तो कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 4 बार जा रहा है, या फिर 2 से और विभाजित करो, या कितनी बार जा रहा है 2 बार, फिर 2 से 1 बार हो जाएगा। यानी कितनी बार अपन 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 बने हैं, 1 2 3 4, या फिर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। और कोई संख्या जैसे अपन बात करते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई अन्य संख्या कि जैसे 27 है या 36 है, ऐसी कोई भी संख्या ले लो। यानी अगर बात करता हूं 36 की, यानी 36 आपके कोई संख्या दे रखी है, उसमें अगर 2 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, 2 से विभाजित होने की बात करता हूं तो यहाँ पर हो जाना चाहिए कितनी बार हो जाना चाहिए, कितनी बार हो जाए 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 2 8 16, यानी 18 बार जा रहा है। फिर 2 से विभाजित करो कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। और अगर अब इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, 2 का भाग नहीं जाता है, अर्थात दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। 3 से अगर विभाजित करते हैं तो 3 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ अपन बात करते 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी आप 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। या फिर अपन बात करते हैं तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 की घात क्या कर सकते हो, 2 लिख सकते हो, इंटू 3 की घात आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यानी ये 3 भी कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं, इसलिए 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन व्यक्त किया है। तो अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है वह भी आपको यही बताती है कि प्रत्येक जो आप कह सकते हैं प्रत्येक जो दे रखी है भाज्य संख्या है कि वो जो विभाजित हो रही है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आप लिख सकते हैं प्रमेय जो भी बनी है तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों
के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। जो अपन बात कर रहे हैं अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय थी वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है, यानी आप कोई सी भी भाज्य संख्या ले सकते हैं, वह भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी संख्या है जो विभाजित होती है उसके टुकड़े टुकड़े कर आप अभाज्य गुणनखंड जो है उनके गुणनफल के रूप में अपन लिख सकते हैं, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन जो होता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी आप जो भी आप गुणनखंड कर रहे हैं तो एक निश्चित क्रम से आप करेंगे। जैसे अपनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो भी है किससे विभाजित और एक निश्चित क्रम से आप विभाजित करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर दे रखा है 1771 है, यह क्या 2 से विभाजित होती है? क्या 2 से विभाजित तो नहीं होगी। अंत में जो है इकाई का जो अंक दे रखा है वह 1 दे रखा है। क्या यह 3 से विभाजित होती है? क्या 3 से विभाजित करके देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है पहले जो है किसी 11 से विभाजित कर ले या फिर ऐसा नहीं, एक निश्चित क्रम से। या आपका जो है प्रमेय जो बोल रही है यही होता है कि क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात यही बोल रहा है कि एक निश्चित क्रम से आपको क्या करना होता है, विभाजित करना होता है। यानी 3 से विभाजित करते हैं तो 3 पंजो 15 और यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर अपन 2 बच रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बच रहा है 3 पंजे 15 या 2 तो 3 नम 27 या क्या 3 से विभाजित हो रहा है? क्या यह 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। क्या 4 से विभाजित 2 से विभाजित नहीं हुआ है तो 4 से भी विभाजित नहीं होगा। अगर यह 5 से भी विभाजित नहीं होगा, सीधी सीधी बात है 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। या अपन बात करते हैं 5 से विभाजित 2 से विभाजित नहीं हुआ है, 3 से विभाजित नहीं हुआ है तो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। अपन बात करते हैं 7 से विभाजन की बात करते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना बच रहा है 14, यानी यहाँ पर 3 बच रहा है और यहाँ पर हो जाना चाहिए 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 त्रिया 21 7 चौक 28 7 पंजो 35 और फिर यहाँ पर वापस 2 बचते हैं तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 त्रिया 21, यानी 7 से विभाजित होता है। 7 से विभाजित या वापस अपन 7 से देखते हैं तो होता है कि नहीं होता है, 7 एकम 7 7 त्रिया 21 हो जाएगा। और यहाँ पर अपन बात करते हैं 4 तो 43 से विभाजित होगा क्या, तो नहीं होना चाहिए। 43 से विभाजित 43 जो है 7 से विभाजित नहीं होता है। इसको अपन बात करते हैं कि यह जो है 11 से विभाजित होगा क्या, 11 से विभाजित होने की 11 एकम 11 11 दूनी 22 और यहाँ पर बच रहा है 3 11 तिया 33, यह किससे विभाजित हो जाएगा 7 से। अब जो है 23 है केवल और केवल 23 से विभाजित होगा, अर्थात आप क्या लिख सकते हैं 1700 जो दे रखा है 71 जो दे रखा है उसको आप क्या लिख सकते हैं 7 × 11 × 23 के रूप में लिखते हैं। यानी ये आपका निश्चित क्रम से होना चाहिए 7 11 और 23, ऐसा नहीं होना चाहिए पहले 11 से विभाजित कर दिया है फिर 7 से विभाजित किया है, ऐसा नहीं करना है। ये प्रमेय आपको यही बोलती है। जैसे और अपन बात करते हैं कि यहाँ किस जो अंक दे रखा है, कहने का मतलब 5313 इस प्रकार है, यह किससे विभाजित होती है या विभाजन का जो नियम बोलता है वह क्या हो जाना चाहिए, यह क्या 3 से विभाजित होती है, क्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। 4 और 3 अगर 7 7 5 12 यानी यह 3 से विभाजित होगी, यानी इनके अंकों को जोड़ो, अगर वह 3 से विभाजित होता है तो वह क्या हो जाएगा 3 से विभाजित होगा। यानी 3 से विभाजित करता हूं तो कितनी बार 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचता है 3 7 21, 2 बचता है 3 7 21 और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 3 एकम 3। यहाँ जो है यह पहले भी अपने अभी तुरंत किया है, यह किससे विभाजित था 7 से विभाजित था, तो 7 से विभाजित था तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 7 एकम 7 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 बचता है 3 7 पंजो 35 7 त्रिया 21 हो जाएगा। और यहाँ 11 से विभाजित होता है, कितनी बार विभाजित हो रहा है
23 बार विभाजित हो रहा है, 23 एकम 23 एकम 23, यानी आप लिख सकते हैं 5313 को आप क्या लिख सकते हैं, इस गुणनखंड के रूप में एक क्रम के बिना अद्वितीय होता है, गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना, यानी यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, उसको एक अभाज्य गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनफल क्या है, 3 है, 7 है और 11 इंटू 23 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि और कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे और कोई बात करते हैं कि जैसे संख्या ले लेता हूं 100, 106 और 26 की बात करता हूं, यह क्या 2 से विभाजित होगा क्या, क्योंकि अंत में जो है सम संख्या आ रही है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 पंजो 10 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, 53 13 आ रहा है। फिर यह जो है 2 से विभाजित होगा क्या, यह 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अंत में क्या है, विषम संख्या आ रही है, और इसको अपन क्या 3 से विभाजित होगा क्या, जोड़कर देख लेते हैं, 5 और 3 8, 8 1 9, 9 और 3 12, अर्थात यह 12 जो है 3 से विभाजित होता है, तो यह भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी, यानी 3 के अगर भाग देता हूं तो 3 एकम 3, यहां पर 2 बचा, 3 7 21, और यहां अपन बात करते हैं 3 7 21, यहाँ 2 बच रहा, 3 7 21, 3 एकम 3, यह वापस वही संख्या आ जाती है कि यह जो है 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है, तो कितनी बार विभाजित हो रही है, कितनी बार विभाजित हो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पर जो कितना रहा है, 3 बच रहा है, और यहाँ पर 7 पंजो 35, और यहाँ पर हो जाएगा 35 और 2 बच रहा है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21। अगर अपन बात करते हैं यह किससे विभाजित होगा, तो यह 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और यहाँ पर 3 बच रहे हैं, तो 11 तिया 33, यहाँ 23 से विभाजित हो जाएगा, इसको एक बार, यानी आप जो ये संख्या दे रखी है 106 और 26, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो यानी हो जाना चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 हो जाना चाहिए, यानी आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यानी आप इसका जो है एक वृक्ष झाल के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी संख्या है यह किस प्रकार से विभाजित हो रही है या किस प्रकार से विभाजित नहीं हो रही है, यानी इसको एक वृक्ष गुणनफल के गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं वृक्ष बनाना है, तो यानी 32 760 कोई संख्या है, इसको आपको वृक्ष गुणनखंड वृक्ष के बनाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 32 760। अगर अपन सामान्य गुणनखंड की बात करते हैं तो यहाँ हो जाना चाहिए 2 से विभाजित हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, 2 से विभाजित होता है तो कितनी बार हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ पर कितना हो रहा है 2 तिया 6, 2 8 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है, ठीक है। और इसको जो अगर 2 से विभाजित करते हैं यानी वृक्ष जाल बनाना है, तो यहाँ पर किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक तो 2 प्राप्त हुआ, एक और कौन सा प्राप्त हुआ है 16 380, यानी इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी 16 380 के रूप में लिख सकते हैं। यह एक अभाज्य गुणनखंड है, और इसका अपन इसके और फैक्टर करते जाओ, यानी यह क्या 2 से विभाजित होगा क्या, 2 से विभाजित होता है तो यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाना चाहिए 19 0, ये वाला हो जाएगा, तो यानी इसको अपन वृक्ष जाल के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाना चाहिए 2, और यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 800, यहाँ सॉरी 8190। क्या यह 2 से वापस विभाजित होगा क्या, तो 2 चौक 8 यानी 0, और यहाँ पर हो जाना चाहिए 2 9 18, 2 पंजा 10, यानी इसको 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा 2 और ये वाला 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 95, और यह क्या 3 से विभाजित होगा क्या, यह 5 से तो विभाजित होगा, देखते ही पता चल रहा, पर लेकिन 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा वो आपको देखना होगा क्रम से, क्योंकि इसको आप एक निश्चित क्रम से सोल्व करना होता है, इसको सोल्व करना होता है, तो यहाँ 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसको जोड़कर देख लो 14 18, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, तो यानी 3 से अगर विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ 3 एकम
तीन, यहाँ पर एक बच रहा है 10, 3 तिया 9, वापस एक बच रहा है 3, जो है तीनों 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजो 15, 3 छंग 18, 6 बार जा रहा, एक बच रहा है और तीनों पंजो 15, यानी यह 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा तो वृक्ष जाल में आप क्या कर सकते हैं, 3 और दूसरा क्या हो जाना चाहिए 13 65 के रूप में लिख सकते हैं। यानी यह वापस 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा इसको देखना है। तो 3 और 1 4, 4 और 6 10 15, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12, एक बच रहा है, तीनों पंजो 15, तीनों पंजो 15, यानी यह भी क्या होता है 3 से विभाजित होता है। तो वृक्ष जाल के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 455 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ 3 से विभाजित होगा क्या, 5 और 5 10 और 14 जो होता है 3 से विभाजित नहीं होता है। तो 3 के बाद में क्या हो जाता है 5 जो है उससे विभाजित होगा कि नहीं होगा, 5 से देखते हैं तो अंत में 5 आ रहा है तो 5 से विभाजित होगा। 5 एकम 5, 5 नम 45 और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर अगर देखते हैं तो इसको अपन वृक्ष इसका बनाना है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 91, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ अपन बात करते हैं 5 के बाद में 5 से विभाजित नहीं होगा, अगले जो संख्या है 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 7 एकम 7, 2 बच रहा है 7 3 21, यानी आप इसको लिख सकते हैं 7 और किसके रूप में लिख सकते हैं 7 और दूसरा जो आ जाना चाहिए 13, इसके रूप में आप लिख सकते हैं। यानी वृक्ष जाल जो ये बन रहा है 7 और 13 का वृक्ष जाल बन रहा है। तो यानी आप इस फैक्टर को जो है लिख सकते हैं 2, यानी इसको अपन लिखते हैं तो 32 760 को आप किस रूप में लिख सकते हैं तो 2 इंटू 3, सॉरी कितने 1 2 3 बार आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार आए 1 और 2 बार आए हैं तो 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 और अंतिम जो है 13 जो हो जाएगा वह हो जाएगा 13, यानी 13 से अपन लिखते हैं 13 ए वाला हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 13 इंटू 13, यानी इसको अपन लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार आए हैं तो 3 बार आए हैं तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और 3 कितनी बार आए हैं 2 बार आए हैं तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर जो है 5 इंटू 7 इंटू यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 13 हो जाएगा। तो यह होती है अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय क्या है उसकी बात होती है। यानी आप जो है और भी कोई बना सकते हैं वृक्ष जाल, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन का वृक्ष जाल बनाना है उसका भी, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ 8232 8232 उसका वृक्ष जाल निर्मित करना है तो किस प्रकार से कर सकता हूँ। पहले तो मैं 2 से विभाजित करूंगा तो 2 से विभाजित करता हूँ। वृक्ष जाल किसका निर्माण करना है 8232, ठीक है इसका वृक्ष जाल। यानी यहाँ अपन बात कर रहे हैं 2 से विभाजन की बात कर रहे हैं तो 2 से विभाजित हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छंग 12, यानी इसके अगर फैक्टर करता हूँ यानी एक तो हो जाता है 2 और दूसरा कौन हो जाएगा का 41 16, यानी यह भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यह अंत में सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4 और यहाँ पर बात करें 0 2 पंजा 10 2 8 16, यानी यह भी क्या हो जाएगा 2 से विभाजित होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा 20 58, यह 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा 2 से विभाजित होगा तो 2 एकम 2 और यहाँ अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से 0 और यहाँ पर हो जाए 2 दूनी 4 2 नम 18, तो यानी इसके अपन फैक्टर कर सकते हैं। यानी एक तो हो जाएगा 2 और दूसरा कौन सा हो जाएगा 10 29 हो जाएगा 29, ठीक है। और यहाँ अपन बात करते हैं यह क्या हो जाएगा 2 से विभाजित होगा क्या, क्योंकि विषम संख्या है तो 2 से विभाजित तो नहीं होगा। क्या यह 3 से विभाजित होगा क्या, तो इसको जोड़कर देख लो, सभी अंकों को जोड़ो।
3 9 और 2 11, 11 और 0 11, 11 और 1 12, 12 जो होता है 3 से विभाजित होता है, अर्थात यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से अपन अब ये देते हैं, गुणनखंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो 3 तिया 9 और 1 3 चौक 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर इसके वापस हो जाएगा, इसमें वृक्ष जो बन रहा है, टहनियां जो बन रही हैं वो हो जानी चाहिए 3, और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, दूसरे खंड में क्या हो जाएगा 3 4 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह 3 से विभाजित होगा क्या, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यह किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा क्या, चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 5 35, यानी 35 अधिक हो रहा है, 7 चौक 28, और यहाँ पर बात करते हैं 6 बच रहा है, तो 7 एकम 7, 7 9 63, यानी आप जो है यह क्या हो जाएगा 7 से विभाजित होता है, तो वृक्ष चाल में भी ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 9, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 7 से विभाजित होगा क्या, 7 7 49, इसको मैं लिख सकता हूं कि 7 इंटू 7 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ हो जाएगा 7, इसके हो जाएगा। फिर जो है 7 से विभाजित होता है एक बार, तो इसको अपन लिख सकते हैं 7 एक बार, यानी 1 हो जाएगा, 1 हो रहा है तो 1 लिख लो, यानी ये आपका जो है वृक्ष पूरा का पूरा वृक्ष गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाता है। अपन उदाहरण की बात करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा संख्याओं 4 के जो घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n क्या दे रखी है, एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं आप अच्छे से जानते हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं, तो 1 2 3 से स्टार्ट होती है, यानी जहां से गिनती स्टार्ट होती है वहां से क्या होती है, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n यानी 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। आपको पता करना है कि यानी 4 की पावर n जो है, अगर मैं n कुछ भी रखता हूं तो वह क्या 0 पर यानी इकाई का यानी कोई भी संख्या है वह अंक यानी 0 पर समाप्त होता है क्या, जैसे 10 है क्या, या फिर 20 है क्या, या फिर 50 150 है क्या, ऐसे कोई भी मैं वैल्यू रखता हूं। यानी जैसे मैं 4 की पावर n की बात कर रहा हूं, 4 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर है। n जहां पर क्या दे रखे हैं, n जो है प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, यानी आप क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू जो भी चल रहा है अनंत तक रखते जाओ। यानी मैं 4 की पावर में 1 रखता हूं, 4 की पावर में अगर 1 रखता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 1 मतलब 4 एकम, यही हो रहा है 4, यानी 4 की पावर में 2 रखता हूं, 4 की पावर 2 रखता हूं तो 4 चौक 16। फिर मैं 4 की पावर में 3 रखता हूं, 4 की पावर 3 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 64 हो रहा है। फिर यहां पर मैं 4 की पावर जो मैं यहां पर मैं जो है 4 की पावर में अगर 4 रखता हूं, 4 की पावर अगर 4 रखता हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 200 जो है 56 लगभग ये हो जाएगा, यानी और मैं चेक कर लो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हासिल 1, 6 चौक 24 और यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 25, तो यानी हो जाना चाहिए 254। यानी अपन कितनी पावर रखते जाने, जब मैं 1 रखता हूँ या फिर मैं 3 रखता हूँ, विषम विषम रखता हूँ, तब मेरे को कितनी प्राप्त होती है 4 प्राप्त होती है। जब मैं सम सम रखता हूँ तो यहाँ पर कितनी प्राप्त होती है 6 प्राप्त। लेकिन मेरे को क्या इकाई का अंक जो है कभी 0 प्राप्त हो रहा है क्या अपन रिपीट करते जाएंगे तो 0 कभी प्राप्त होगा क्या, कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। 0 प्राप्त नहीं होगा तो वह किससे, या 0 और यानी 5 अगर नहीं है, अंत के अंदर 0 नहीं है यानी 0 पर समाप्त नहीं होता है तो वह क्या होगा 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी 0 है तो वह 5 से विभाजित होना चाहिए, सीधी सीधी बात है, तो यह 5 से विभाजित भी नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं इसका अगर आंसर लिखना है तो यहां पर अपन बात करेंगे हल। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अपन सीधी सीधी बात है, यदि कोई भी संख्या है कि n के लिए अगर यानी
4 की पावर n जो है मानकर चल रहा हूं 0 पर समाप्त होगी। अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो वह किससे विभाजित होगी? 5 से भी विभाजित होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं 20 आता है तो वह 5 से विभाजित होगा ना, 5 का 20। इस प्रकार से कोई भी अंत में अगर इकाई का जो अंक है 0 आ रहा है तो वह 5 से विभाजित होगी। अर्थात अपन बात कर लेते हैं, अर्थात 4 की पावर जो n है, 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यानी अगर मैं 4 की पावर जो है n है, अगर वह अंत में अगर 0 आता है तो वह क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित कब होगी? यानी जब 4 की पावर n जो है के अभाज्य गुणनखंड करता हूं, इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो एक अभाज्य संख्या 5 आएगी, तभी वह विभाजित होगी। सीधी सीधी बात यही है। यहां पर जो है 5 तो होनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n इसके अगर मैं गुणनखंड करता हूं, अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 2 इंटू 2 की पावर जो है n, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 की पावर जो है 2 और इसकी पावर जो है n लिख सकता हूं, या इसकी जो लिख सकता हूं कि 2 की पावर जो है 2n लिख सकता हूं। यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2n लिख सकता हूं। तो यानी इसके गुणनखंड जितने भी हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सारे के सारे क्या हो रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं। जितने भी अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे ही चलता रहेगा। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यही आ रहा है। 2 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है, उसमें 5 भी नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? अंत में 0 भी नहीं आ रहा है। सीधी सीधी यही है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा कि 2 की पावर जो दे रखा है 2n, इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई
इसलिए ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिससे या जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अपन कह सकते हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 4n 0 पर समाप्त होगी तो वह क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित होगी। दूसरी बात ये कहता है कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अगर 0 आता है, मैं मानकर चल रहा हूं, अगर 0 आता है तो उसका अगर गुणनखंड करते हैं तो कहीं न कहीं 5 भी आना चाहिए। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? क्योंकि 4 की पावर n के अपन फैक्टर करते हैं तो 2 into 2 यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 की जो है हो जाएगी 2 की पावर 2 मतलब 2n हो जाएगा। इसके पर जो है इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती हैं, केवल और केवल अभाज्य। जितने भी फैक्टर करोगे 2 2 2 2 ऐसा ही आता रहेगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता की बात करी थी, हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी अपन इसके गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, इसको देखने से पता चलता है कि 2 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं, यानी यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि मैं n की वैल्यू ऐसी रखूं जिसके लिए 4 की पावर n जो है 0 पर समाप्त होगी। यानी ऐसी कोई भी अंक नहीं है कि आप उसकी पावर रखें और वह क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त होते हैं। अगला जो आपका जो कॉन्सेप्ट दे रखा है एलसीएम एचसीएफ से संबंधित दे रखा है। आप फैक्टर करना आपको आता है, सीधी सीधी बात है कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप किस प्रकार से हल करेंगे। यानी आप कोई भी जो दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मैं मानकर चलता हूँ, यहाँ अपन बात करते हैं 4 और यहाँ पर दे रखा हो कि 8 दे रखा है, उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालो। यानी इसके अपन टुकड़े करते हैं तो 2 into 2 यहाँ पर हो जाना चाहिए 1। यहाँ पर 8 का अगर मैं टुकड़ा करता हूँ तो 2 into यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। यानी कॉमन फैक्टर यहाँ से यहाँ पर कॉमन ले लो, कितने बार 2 आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है into 2, इसमें नहीं आ रहा है तो भी बच रहा है, उसको साथ में ले लो तो 2 into 2 यानी उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता हूँ एचसीएफ, तो यानी इसमें से जो केवल और केवल जो कॉमन आ रहा है उसको ही अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें और इसमें अपन यानी इसको लिख सकते हैं 4 = अपन लिख सकते हैं 2 into 2 और 8 को लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2, यानी ए वाला आ रहा है कॉमन, ए वाला कॉमन आ रहा है, इसमें कोई नहीं आ रहा है तो अपन लिख सकते हैं 2 into 2, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ रहा है यहाँ पर, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 into 2 यानी 4 हो जाएगा। यानी एचसीएफ कितना आया 4 है, एलसीएम कितना आया है 8 हो जाएगा। अगर और इसमें अपन संबंध देखते हैं, कोई संख्या दे रखी है जैसे ए और बी दे रखी है, कोई आपको संख्याएं दे रखी हैं और एलसीएम एचसीएफ में आपको जो है संबंध देखना है तो किस प्रकार से हो जाएगा। आपको जो संख्या दे रखी है, संख्या कोई सी भी संख्या दे रखी है, ए और बी संख्या दे रखी है, उनका एलसीएम और एचसीएफ और इसमें और संख्याओं में जो संबंध है वह क्या है आपको देखना है। तो उसमें आपका हो जाएगा एचसीएफ यानी कोई गुणन संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ यानी किसका है, ए और बी का एचसीएफ इंटू एलसीएम।
LCM यानी किसका है वो A और B का जो है LCM हो जाएगा, उसके बराबर आपको प्राप्त होगी। मैं कोई संख्या मान लेता हूं, जैसे यहाँ पर मैं मानकर चला था 8 है, कोई दूसरी संख्या ले लेता हूं 12 है, उनका LCM और HCF निकालिए तो LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा यानी 8 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर मैं 12 के अगर मैं फैक्टर करता हूं, गुणनखंड करता हूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 3 हो जाएगा। तो LCM की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है LCM में अपन बात करें, कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और दूसरी बार यहाँ पर भी 2 आ रहा है, और जो बच रहे हैं उनको भी लिख लो 2 इंटू 3 के रूप में लिख लेते हैं। तो इनका LCM जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 4 4 4 दूनी 8 8 8 2 16 8 3 24 24 क्या हो जाएगा इनका LCM हो जाएगा। अगर आपको HCF निकालना है तो HCF किस के प्रकार से लिख सकते हैं, HCF की बात करते हैं जो केवल और केवल जो कॉमन जो फैक्टर दे रखे हैं वो ही अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने दे रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हैं तो 2 और 2 हो जाएगा, इसमें कॉमन 2 है इसमें भी 2 है, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अपन संबंधता की बात करते हैं तो इन संख्याओं का गुणनफल ये है, यानी संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है संख्याओं का, यानी 8 इंटू 12 की बात करता हूं 8 इंटू 12 12 8 96, लेकिन LCM और HCF कितना आया है तो HCF इंटू LCM की बात करता हूं LCM की बात करता हूं तो यहाँ पर LCM कितना आया है 24 आया, फिर HCF कितना आया है 4 आया है और LCM कितना आया है तो 24 आया है, 24 से कम 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96, यानी ये दोनों के यानी LCM का गुण यानी जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उनका गुणनफल जो होता है उसका LCM और HCF जो निकाला जाता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपको अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका LCM दे रखा है, आपको पूछ लेता है डायरेक्टली आपको जो है HCF निकालिए, तो यानी आप जो है LCM निकालना है या HCF निकालना है तो HCF इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और LCM दे रखा है, तो आपको क्या पता करना है HCF पता करना है। HCF किसका करना है A और B का पता करना है, और तो आपका हो जाना चाहिए यहाँ पर जो है संख्याओं का गुणनफल बटेवा जो हो जाएगा आपको पता करना है। HCF का LCM आपको दे रखा है तो LCM जो है दे रखा है किसका A और B का, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको पता करना है HCF दे रखा है, आपको LCM पता करना है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, तो आपको पता क्या करना है LCM पता करना है, तो LCM किसका है A और B का पता करना है। यहाँ क्या हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटेवा यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए कि LCM पता करना है और आपको HCF दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा HCF ऑफ किसका दे रखा है A और B का HCF दे रखा है। इसके माध्यम से आप कोई से भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला जो उदाहरण दे रखा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सा मेथड लगाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF भी पता करना है और LCM भी पता करना है, यानी अगर 6 के अपन फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अगर 20 के अगर फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से अपन डिवाइड करते हैं कितने बार 10 बार जा रहे हैं, वापस यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यानी संख्या 6 को मैं लिख सकता हूँ, संख्या 6 को क्या लिख सकता हूँ 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाना चाहिए। और यहाँ पर अपन संख्या 20 की बात करते हैं, संख्या 20 की बात करते हैं तो वह कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाना चाहिए। 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा
जाएगा 5 हो जाएगा। अपन बात करते हैं HCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। HCF किसका किसका बात कर रहे हैं, 6 और 20 की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इस संख्या में देखा जाए, 2 है, सॉरी इसका गुणनखंड किए हैं उसमें अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी 2 एक बार आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2। और यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 नहीं आ रहा है, तो इसको 3 को नहीं लिखेंगे। इसमें जो है 2 आ रहा है, वापस इसमें एक और 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको तो ले लिया है, एक को एक बार ही लेना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF जो होता है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ अपन बात कर रहे हैं, यहाँ अपन बात करते हैं LCM की बात करता हूँ। LCM में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लेना ही है, यानी कॉमन जो है उसको लेना है। यानी कॉमन कितना आ रहा है, 2 × 2 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 लिख सकता हूँ। इसमें फिर जो है इसमें जो है 2 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो भी इसमें 2 लेना है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो भी इस 3 को लेना है। 5 जो है इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो भी 5 को लेना है। यानी आप जो है इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 1 12 पंजो 60 हो जाएगा। यानी HCF तो आया है आपके 2 और HCF कितना आया है आपके 60 आ जाता है। यानी ये हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आता है। अगला जो आपके जो उदाहरण दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 यानी 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, और इसका फिर इनका LCM में ज्ञात करना। यानी सबसे पहले आपको HCF पता करना है। HCF पता करते हैं तो इनका जो फैक्टर कर लो, यानी 96 है, 96 का अगर बात करते हैं और यहाँ पर ले लेता हूँ 404, दोनों एक साथ ही ले लेते हैं 400, यानी जहां तक कॉमन जा रहा है तब वहां तक अपन कर लेंगे। यहाँ अपन बात करें 2 से विभाजित होता है क्या, तो 2 से विभाजित होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, 48 बार जा रहा है, यहाँ हो जाएगा 202 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं 2 से विभाजित होगा तो कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 यानी 24 बार, यहाँ हो जाएगा 101 बार हो रहा है। यहाँ और आगे जो है किससे विभाजित हो रहा है क्या, यानी यह 2 से विभाजित वो नहीं होता है, वह किससे विभाजित 101 किसके पाने में नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो HCF जो हो जाएगा, HCF कितना आ रहा है, इसमें आगे कोई जा ही नहीं रहा, तो यानी कॉमन यहाँ जहां तक जा रहा था वो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 हो जाएगा। यानी HCF यानी 96 और जो है 404 का HCF यानी HCF लिख सकते हैं, या फिर HCF ऑफ यहाँ लिख सकते हैं 96 और 404, यानी इसका जो HCF कितना हो जाएगा 2 × 2, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं जो है 4 यानी 4 जो है उसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अपन अगर बात करते हैं LCM का पता करना है इनके माध्यम, यानी आपको HCF का पता चल गया है, 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो आपको HCM यानी LCM निकालना है। LCM कितना हो जाएगा, LCM का अपने फॉर्मूला निकाला था AB, यानी LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू आपका क्या था, 2 संख्याओं का, यानी दोनों संख्याओं यानी दोनों होना चाहिए यहाँ पर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटेवा यहाँ पर कितना हो जाएगा HCF ऑफ AB ए बताया था, यानी HCF किसका है, AB का। तो यानी अपन फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं और फॉर्मूले के अनुसार कार्य करते हैं। तो LCM निकालना है, LCM अगर आपको निकालना है किसका निकालना है, A और B क्या है 96, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 404, 96 और यहाँ पर कितना है 404, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं को गुणे के रूप में लिख लेता हूँ। 96 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 404, और यहाँ पर बात करते हैं HCF ऑफ AB या HCF जो है 96 और 404 का HCF कितना आया है, तो 4 आया है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4, और यहाँ पर विभाजन, तो यहाँ पर इनका जो गुणनफल है इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका जो गुणनफल है इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी इसे 4 से विभाजित किया है तो इसको लिख सकते हैं 96 इंटू यहाँ पर 4 से विभाजित कर रहे हैं तो 101 बार जा रहा है, 101 बार जा रहा है, तो यहाँ क्या इसका गुणनफल जो हो जाएगा 96 एकम 96 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 96, यानी 9696 जो है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन दे रखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। यानी आपको एचसीएफ भी पता करना है और एलसीएम भी पता करना है। यानी 6 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 और यहां पर कितना बार जाना है, 3 बार, यहां पर 3 और यहां पर 1। यानी 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 बराबर हो जाएगा 2 × 3 के रूप में लिख सकता हूं। नेक्स्ट जो दे रखा है 72, यानी 72 को अगर मैं विभाजित करता हूं, अभाज्य गुणनखंड करता हूं, यह कितनी बार जा रहा है, 72 में कितनी बार जाएगा, तो 36 बार जा रहा है। फिर अगर 2 से और विभाजित करता हूं तो यहाँ पर 2 बार 18 बार जा रहा है, 2 से और विभाजित करता हूं तो 9 बार जा रहा है, और 3 से विभाजित होगा और 3 तिया 9, और 3 से और विभाजित करता हूं तो 3 एकम 3। यानी 72 का अगर मैं गुणनखंड करता हूं या अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 × 2 × 2 यानी कितनी बार आया, 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएगा। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 × 3 यानी 1 और 2 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं, 120 की बात कर रहा हूं, 120 की बात करता हूं। 120 में अगर 2 से विभाजित करता हूं तो कितनी बार जा रहा है, 60 बार। 2 से विभाजित करता हूं तो 30 बार जा रहा है, और 2 से विभाजित करता हूं तो 15 बार जा रहा है। 3 से और विभाजित करता हूं तो 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। इस प्रकार से हो जाएगा। यानी 120 का मैं अगर 120 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो 2 × 2 × यहाँ पर 2, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। यानी आपको अब क्या निकालना है, HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। इसमें 1 बार आया, इसमें भी 1 बार आया, इसमें भी आया। 2 जो है 1 बार तीनों में आया है, यानी मैं लिख सकता हूं 2। यानी 3 जो आया है इसमें भी आया है, बाकी जो 2 है कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं, 1 ही था। यानी अगर जो है बात करता हूं 3 की तो 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार, यानी 2 × 3। बाकी की जो संख्या है इसमें नहीं है, तो यह हो जाएगा 2 × 3 अर्थात 6। यानी HCF कितना आया है आपके, 6 प्राप्त होता है। लेकिन LCM की बात करता हूं, LCM कितना हो जाएगा, 2 इसमें भी आया, यानी मैं लिख सकता हूं 2, फिर 1 2, यानी 2 बार इसमें भी है, तो यहां भी हो जाएगा 2 × 2। यानी यहां अपन 3 की बात करते हैं तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 बार ही लिखूंगा। बचे हुए 3 यानी 1 बचा हुआ है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3। और 5 जो है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहां पर है तो इसको मैं लिखूंगा 5। इसके गुणा करता हूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 × यहाँ पर 9 की बात करता हूं, 8 9 72, 72 × 5 की बात करता हूं, 72 × 5, 72 × 5 यानी 72 × यहाँ पर अपन 5 की बात करते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 5 7 35, और यहाँ पर 36। यानी इसका जो गुणनफल आपको जो प्राप्त हुआ है 360 आपको प्राप्त होता है। यानी HCF आपको प्राप्त होता है 6, और LCM जो आपको प्राप्त होता है 360। अब लेकिन इसमें जो आप जो फॉर्मूला लगा रहे थे ना पहले A और B के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले नहीं लगाने हैं कि आपने जो निकाला था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है LCM × HCF। ये आपको ये वाला जो है 3 संख्याओं में ये जो फॉर्मूला लगता है सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों यानी 2 संख्या जो होती है, 2 संख्याएं होती है उन्हीं के लिए लागू होता है। अगर संख्याएं आपके अलग अलग दे रखी हैं, P Q R है, यानी संख्या 3 है, तो उसके लिए जो है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि यहाँ अपन बात करते हैं LCM निकालना है, यानी तीनों संख्या जो निकालना है यहाँ हो जाना चाहिए LCM निकालना है, किसका, P Q R का निकालना है, तो LCM निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ऊपर P × Q × R, P × Q × R तो है ही, लेकिन आपके साथ ही साथ जो हो जाएगा HCF इंटू जो हो जाएगा HCF किसका हो जाएगा, P Q और R का हो जाएगा। HCF हो जाएगा, बचता जो है नीचे जो हो जाएगा HCF यानी HCF निकालना है 2 संख्याओं का, कोई सी भी 2 संख्या ले लो, यानी 2 का जोड़े बनाने 3 बार बनेंगे, यानी PQ का निकालेंगे, और HCF जो है वो अपन जो है PQ के बाद में PR का निकालेंगे, और फिर अपन बात करते हैं HCF PQ का हो जाता है, PR का हो जाता
जाता है तो फिर क्यू आर का निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे एचसीएफ। इस प्रकार से आपको जो है ये फॉर्मूला यूज करना है अगर तीन संख्याएं दे रखी है तो। यानी यहां पर अपन बात करते हैं एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, पी क्यू आर का निकालना है, पी क्यू आर का निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी डॉट क्यू डॉट आर, यानी पी इंटू क्यू इंटू आर तो है ही, इंटू एलसीएम, एलसीएम किसका हो जाएगा, पी और क्यू और आर का एलसीएम हो जाएगा। और यहां अपन एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम, एलसीएम ऑफ पी क्यू की बात करता हूं और एलसीएम इंटू जो बात करता हूं एलसीएम ऑफ पी क्यू के बाद पी आर की बात करता हूं और एलसीएम जो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू आर की बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो है आपका फॉर्मूला निर्मित हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आया है तो लाइक करें।